तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे रैलिस इंडिया लिमिटेड कंपनी को। कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है और टाटा ग्रुप की एक सब्सिडी कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी होल्ड करती है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ आई है, कितनी परसेंट से वो इंक्रीज हुए हैं। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अब हमें वेट करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी रैलिस इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसमें बात की थी कंपनी मेनली एग्रोकेमिकल्स में काम करती है और कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन जो सेक्टर होता है उसमें कंपनी ज़्यादा बिजनेस करती है और काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है ऑल 3 सेगमेंट, यानी कि जितने भी टाइप के पेस्टिसाइड्स बनते हैं सब में कंपनी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस रखती है। कंपनी इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, फंगीसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, ये सारे कंपनी बनाती है और इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी कंपनी बिजनेस है, काफ़ी अच्छा कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। उसके साथ साथ कंपनी बात करें तो हाइब्रिड सीड्स कंपनी बनाती है, प्लांट ग्रोथ के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंपनी बनाती है और ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी कंपनी बनाती है। तो कंपनी मेनली 2 सेगमेंट में काम करती है, एग्रोकेमिकल्स और सीड्स के बारे में। उसके साथ साथ कंपनी खुद के ब्रांड से या अपने नाम से तो प्रोडक्ट बेचती है, साथ साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम भी करती है ग्लोबल कॉर्पोरेशन के लिए। ज़्यादा कंपनी माल एक्सपोर्ट करती है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थ्रू होता है और आगे वो लोग अपना ब्रांड लगा के फिर उस माल को सेल करते हैं। बात करें पेरेंटेज की, तो हम बात की कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कंपनी टाटा केमिकल लिमिटेड की एक सब्सिडी कंपनी है और टाटा केमिकल से कंपनी को मैनेजमेंट का और ऑपरेशन का पूरा सपोर्ट मिलता है और अच्छे से कंपनी सारे बेनिफिट्स को अवेल करती है। उनकी जो भी एक्सपीरियंस है, फाइनेंस है, सब चीज़ें कंपनी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पा रही है। और बात करें रैलिस इंडिया लिमिटेड की, तो ये कंपनी भी टीसी यानी कि टाटा केमिकल के लिए इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि इकलौती कंपनी जो एग्रोकेमिकल में काम करती है पूरे टाटा ग्रुप की, तो उसको पूरा सपोर्ट कंपनी करती है। और साथ साथ बात करें अभी जुलाई 2023 में कंपनी ने 5% स्टेक भी इस कंपनी में बढ़ाया है। पहले कंपनी का 50% का स्टेक था इसमें टाटा केमिकल्स का और जुलाई 2023 के बाद में ये हो गया 55%। तो कंपनी ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें और ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है कंपनी। फिर बात करें कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की, तो कंपनी मेनली 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, एक है पेस्टिसाइड सेगमेंट्स और दूसरा सीड सेगमेंट। बात करें पेस्टिसाइड सेगमेंट की, यहाँ से कंपनी को मेजरली रिवेन्यू होता है 80% का और सीड्स जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वहाँ से कंपनी को 12% रहता है। उसके अलावा कंपनी क्रॉप न्यूट्रिशन के जो सेगमेंट से बिजनेस करती है वहाँ से कंपनी को 8% रहता है। तो तीनों सेगमेंट बात करें तो मेजर जो कंपनी का काम है वो पेस्टिसाइड का कंपनी को वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। उसके बात करें कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की, तो काफ़ी अच्छा कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस है। 40% रेवेन्यू कंपनी को एक्सपोर्ट की मार्केट से आते हैं और 70 से ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट करती है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट में बिजनेस कर रही है। फिर बात करें कंपनी के डोमेस्टिक प्रेजेंस की, तो इंडिया में कितनी प्रेजेंस है, तो इंडिया के टोटल 80% डिस्ट्रिक्ट्स को कंपनी कवर करती है और इस तरीके से पूरे पैन इंडिया कंपनी प्रेजेंस है और 5 मिलियन फार्मर्स को कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच रही है। तो काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी कंपनी ने बना लिया है। बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की, जो क्रॉप प्रोटेक्शन और प्लांट ग्रोथ के न्यूट्रिएंट्स कंपनी बनाती है उसमें कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट में 6% का मार्केट शेयर है और सीड्स की मार्केट में 3% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर। तो कंपनी ठीक ठाक यहाँ पर बात करें तो मार्केट शेयर भी होल्ड कर रही है। फिर बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो अभी कंपनी में 4 फैक्ट्रीज़ हैं, 2 गुजरात के अंदर हैं और 2 महाराष्ट्र में हैं। फिर बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की या फोकस की, आने वाले टाइम में क्या फोकस है, तो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कंपनी अपना जो फुटप्रिंट है उसको इंक्रीज करना चाह रही है अमेरिका की मार्केट में, यूरोप, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में। उसके अलावा इंडियन मार्केट की बात करें तो एमपी, यूपी और राजस्थान, यहाँ पे कंपनी के भी पकड़ कम है, तो कंपनी यहाँ पे भी अपना जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है। और इसके बात करें तो कंपनी के साथ कंपनी के पास में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है अभी पाइपलाइन में 92 प्रोडक्ट्स और 15 मॉलिक्यूल्स कंपनी के पास अभी पाइपलाइन के ऊपर रिसर्च वगैरह चल रही है और जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होंगे तो और अच्छे से कंपनी का बिजनेस जो इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल में बात करें तो अच्छा खासा प्रोफाइल है, स्मॉल कैप कंपनी है, उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं मार्केट शेयर, लेकिन फिर बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो पैसे वाली कोई टेंशन नहीं है, अच्छा खासा मार्केट का जो एक्सपीरियंस भी उनके पास में टाटा केमिकल्स के, तो वो सारी चीज़ें कंपनी यूज़ कर रही है। फिर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा अपना इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रमोटर्स की हमने बात कर ली, 55% शेयर हो गया कंपनी का प्रमोटर के पास में।
एफआई ने इसमें 11% का स्टेक लिया हुआ है, डीआई का 14% का स्टेक है और पब्लिक ने भी इसमें 20% का स्टेक लिया हुआ है। तो सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो 25% काफ़ी हाई स्टेक्स में डीआई और एफआई ने भी लिया हुआ है। तो अगर डीआई एफआई किसी कंपनी में हाई स्टेक होल्ड करते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग क्या हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट पूरी टीम होती है, वो पूरी रिसर्च करके फिर किसी कंपनी में एंट्री लेते हैं। अब हम लोग तो ठीक है रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हमारी नॉलेज जो है वो एक लिमिटेड हो सकती है, रिसोर्स हमारे लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी कंपनी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसका फ्यूचर अच्छा होगा, इसीलिए इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कुल मिला बात करें सारे प्रोफाइल की तो स्मॉल कैप हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल कंपनी का दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, उसके बारे में डिटेल चेक करते हैं। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे देखते हैं। और सबसे बात करें कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू की तो 2020 में कंपनी के रेवेन्यू थे 2252 करोड़, यानी कि 2252 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू आए थे। फिर 4 साल तक काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो गए, फिर 2021 में 2400 करोड़ हो गया, 2022 में फिर 2600 करोड़ और 2023 में 3000 करोड़ तक भी कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू आ गए थे। लेकिन 2024 में फिर से डिप आ गया और 2650 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू आए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजनेस अपना कंपनी इंक्रीज नहीं कर पा रही है। परसेंटेज आप देखें तो सिर्फ 4% के सीजर से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ आई है। जबकि बात करें तो पिछले 5 साल में बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो अपना बिजनेस डबल कर लेती हैं, कई तो उससे भी ज़्यादा कर लेती हैं। यहाँ देखें तो फ्लैट से रेवेन्यू है, 4-5% के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में नहीं आई है, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस कंपनी अपना जो भी इंक्रीज नहीं कर पा रही है। ऐसी बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है उसकी इंडस्ट्री के हिसाब से 11-12% के आसपास कंपनी की एवरेज आ रही है। 2023 में काफ़ी कम हो गया था 7% का, लेकिन 2024 में फिर अच्छे से इंक्रीज हो गया 12% का। फिर देखें तो 11-12% की जो एवरेज है इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें तो कंपनी ठीक ठाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मैनेज कर रही है। फिर बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट की तो 2020 में सिर्फ 185 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था, फिर काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो गया 229, 164 करोड़ और फिर 2023-24 में फिर से कम हो गया 92 करोड़ और 2024 में 148 करोड़। अब कंपनी बात करें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी सेल्स ही इंक्रीज नहीं हुई है और जो मार्जिन है वो भी लगभग उतना है, वो भी नहीं बढ़े, तो ना सेल्स बढ़ी ना प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा, तो इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। बल्कि बात करें कंपैरिजन में तो 2020 में 185 करोड़ था और 2024 में आ गया 148 करोड़, तो बढ़ने के बजाय कम हो गया पिछले 5 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में सेल्स में भी नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कंपनी अभी यहाँ पे ग्रो अपना नहीं कर पा रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो फ्री कैश फ्लो कंपनी ठीक ठाक मैनेज कर रही है। पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, अदरवाइज देखें तो 4 साल कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो आई है और ठीक ठाक एवरेज से कंपनी फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। ऐसी बात करें डिविडेंड पेमेंट की तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा पेमेंट करती है। पिछले 5 साल से लगातार कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है और 35% की एवरेज पिछले 5 साल की, 53% भी कंपनी दिया 2023 में, लेकिन एवरेज की बात करें तो फिर भी 35% का एवरेज है। तो स्मॉल कैप के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेमेंट कर रही है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है, अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो बात करें कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, 0.04 लगभग जीरो के आसपास ही कंपनी का यहाँ पे देखें तो डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है। तो कंपनी को कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, लगभग सारा पैसा अपना ही कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न इक्विटी से नाम से पता लग रहा है कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे पे कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर पा रही है, ये रेशो में बताता है। और यहाँ देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न आ रहा है 8% का, 8% और पिछले 5 साल के एवरेज सिर्फ 10% की, जबकि 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का आरओई होता है उसको अच्छी कंपनी माना जाता है। कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ बात करें तो लास्ट ईयर का भी सिर्फ 8% का और पिछले 5 साल की एवरेज कम है 10% की, तो कंपनी उतना ज़्यादा रिटर्न अभी अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट नहीं कर पा रही। हम देखा था कंपनी सेल्स भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया। तो कुल मिला बात करें सारे पैरामीटर की तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, ठीक ठाक फाइनेंशियल है, थोड़ी बहुत कंपनी में ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो फ्लैट सी है, बस ठीक है। कंपनी डिविडेंड अच्छा पेमेंट करती है, लोन भी कंपनी नहीं है, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो कुल में बात करें तो एवरेज से फाइनेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड नहीं करती है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि बात करें फ्री कैश फ्लो की तो वही एक असली कमाई होती है एक बिजनेस की, जैसे नाम से पता लग रहा है फ्री कैश फ्लो, यानी कि वो पैसा जो अब कंपनी पास फ्रीली अवेलेबल है,
बिजनेस को अब उस पैसे की जरूरत नहीं है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, वो सारा पैसा कंपनी के पास में है, रिजर्व्स वगैरह सब कंपनी बना लिए, अब ये पैसा फ्रीली अवेलेबल है। तो इस पैसे को एक इन्वेस्टर या ओनर अपने घर लेके जा सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां पैसा तो कमाती है प्रॉफिट में, लेकिन वो पैसा उनको वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो एक्चुअल कमाई कंपनी नहीं होती है। तो कंपनी जो एक्चुअल कमाई है वो फ्री कैश फ्लो होती है, और उसी के ऊपर हम जो है कंपनी को वैल्यूएशन करते हैं। और यहाँ आप देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश में गई थी 19 करोड़ के, 2023 में था 29 करोड़ फ्री कैश फ्लो, और 2024 में 187 करोड़ कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर पाई है। अब क्योंकि तीनों साल के फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो इसके हम एवरेज ले लेते हैं पिछले 3 साल की, और कंपनी के 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 66 करोड़, यानी कि लगभग कंपनी हर साल 66 करोड़ पे फ्री कैश फ्लो ऑन एन एवरेज कमा रही है पिछले 3 साल से। और इस फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यूएशन बनती है 3,300 करोड़, यानी कि एक कंपनी जो हमें 66 करोड़ हर साल फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस कंपनी में आज हमें 3,300 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है 170 रुपये, यानी कि 170 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम रैलिस इंडिया लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट प्राइस की। अभी शेयर प्राइस एक्चुअली क्या चल रहा है, तो हमारा डिजायर प्राइस हो गया या फेयर वैल्यू हो गई, अभी एक्चुअली शेयर प्राइस कंपनी का चल रहा है। तो अभी कंपनी जो शेयर है वो 327 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और इस 327 से बात करें तो कंपनी एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है, उसकी फेयर वैल्यू हमने 170 रुपये, लगभग उसके डबल के आसपास कंपनी मिल रही है, तो कंपनी डबल प्राइस मिल रही है उसकी फेयर वैल्यू के, और क्लियर में दिखाया जाए कंपनी ओवरवैल्यूड है। साथ साथ बात करें कंपनी प्राइस बाय अर्निंग रेशो की, जिसको हम प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं, तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो भी 43 का आ रहा है, और इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो भी 31 की, तो उस हिसाब से कंपनी ओवरवैल्यूड है इंडस्ट्री के हिसाब से भी, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी ओवरवैल्यूड है। तो क्यों ओवरवैल्यूड है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ रहती है, टाटा ग्रुप का नाम भी साथ में जुड़ा है, और ज़्यादातर जो बात करें तो अभी जो शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है वो पिछले 1 साल में कंपनी का 45% जो है वो शेयर प्राइस इंक्रीज हो गया है। बात करें तो नवंबर 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 226 रुपये का, और अब नवंबर 2024 में आ गया 327 रुपये, तो 1 साल में काफ़ी प्राइस बढ़ गया है। तो उससे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं है एंट्री लेने के लिए। प्रोफाइल भी मैं चेक किया तो स्मॉल कैप कंपनी, उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर वगैरह नहीं है। हाँ, कंपनी एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है, टाटा ग्रुप का हाथ है, वो सब चीज़ अच्छी हैं। साथ साथ में फाइनेंशियल भी चेक किया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कंपनी, फाइनेंशियल भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा सेल्स में या प्रॉफिट में ऐसी कोई ग्रोथ भी कंपनी में नहीं आई है। तो जब ऑलरेडी पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी वो भी नहीं पता। तो अगर हम आज की डेट में एक्स्ट्रा पैसे देके प्रीमियम पे इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो क्लियर सी बात है जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अगर आपको इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो केमिकल सेक्टर की बात करें तो ये भी साइक्लिक है, और स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ का कंपनी का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोनों ही चीज़ें क्या है, साइक्लिक होती हैं। स्मॉल कैप कंपनियां ज़्यादा गिरती हैं अगर मार्केट गिर जाती है, और केमिकल सेक्टर भी साइक्लिक है। तो अगर इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जब प्राइस डाउन आ जाए तब इसमें एंट्री ले लीजिएगा, या फिर अगर आप कोई और सेक्टर देख लें या कोई और कंपनी का ऑप्शन ले लें, क्योंकि हमें पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो करना है। वो ऐसा तो है नहीं कि इसी कंपनी से हमें जरूरी पैसा लगाना है, तो कोई और ऑप्शन देख लें तो वो भी अच्छा रहेगा। तो उससे बात करें तो अभी सही समय मेरे हिसाब से नहीं है कंपनी में एंटर करने के लिए, लेकिन बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप अपनी रिसर्च कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में हमको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।